सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द प्योर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ सब्सटेंसेस दी हुई हैं, अगर हमें सेपरेट करना है तो हम उसमें कौन सी टेक्निक लगाएंगे जिससे कि वो सेपरेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है पानी के अंदर, यानी सिंपली सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है सॉल्ट। तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो इवेपोरेशन है। इसका कंप्लीट आंसर ये रहेगा, टू सेपरेट अ सोडियम टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर द मेथड ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड। हम इसमें इवेपोरेशन यूज करेंगे। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन वाटर। सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्मिंग अ सोल्यूशन, जिसकी वजह से एक सॉल्यूशन बनता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो जो वाटर है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड रेजिड्यू जो कि सॉल्ट है वो बच जाता है। ये मेथड इसीलिए काम करता है क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है पानी के साथ, इसीलिए इस प्रोसेस से हम सोडियम क्लोराइड और वाटर को अलग कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। एक मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का, हमें उसमें से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है सोडियम क्लोराइड से। तो इसके लिए जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किस तरीके से करेंगे, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये रहा। अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सब्लाइम्ड वेयरएज सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सब्लाइम्ड। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम कर सकती है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकती है, वेयरएज जो सोडियम क्लोराइड है उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी वजह से वो सब्लाइम नहीं कर पाएगी। जब एक मिक्सचर को सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में हीट प्रोवाइड की जाती है तो अमोनियम क्लोराइड अपना स्टेट चेंज कर लेता है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, और सोडियम क्लोराइड पीछे बच जाता है, जिसकी वजह से अमोनियम क्लोराइड इस सॉल्यूशन से मतलब इस मिक्सचर से अलग हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंजन ऑयल है, उसके अंदर मेटल के कुछ पार्ट्स हैं, तो हमें इसे सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फिल्ट्रेशन। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, अ फिजिकल सेपरेशन टेक्निक दैट इज यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर मीडियम लाइक फिल्टर पेपर। यहाँ पर हम एक ट्यूब रखेंगे एंड उसके ऊपर रखेंगे हम अपना फनल, एंड फनल के ऊपर हम लगाएंगे फिल्टर पेपर, एंड देन हमारा जो सॉल्यूशन है जो कि है मेटल के पीसेस का और इंजन ऑयल का, हम उसे इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो रेजिड्यू है यानी जो मेटल के पीसेस हैं वो ऊपर रह जाएंगे, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। हमें अलग अलग कलर को अलग करना है फ्रॉम फ्लावर पेटल्स, यानी फूल की पत्तियों से हमें उनके कलर्स अलग करने हैं। तो इसके लिए प्रोसेस होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में इस तरीके से हम कोई सोल्यूशन लेते हैं जिसे हम मोबाइल फेस कहते हैं, और एक हम लेते हैं एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, और जब हम इस स्ट्रिप में सॉल्वेंट पिगमेंट में डालते हैं स्ट्रिप को, तो ये कलर हो जाता है। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। इसके लिए हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन को। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस को किसी भी लिक्विड से जो कि एक मिक्सचर में प्रेजेंट होती हैं उसे काफी हाई स्पीड पर घुमा के अलग करते हैं। तो जब हमें बटर और कर्ड को अलग अलग करना है, तो इसके बाद जब हम इन्हें हाई स्पीड में घुमाएंगे तो हमारे पास क्रीम अलग आ जाएगी और मिल्क अलग आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑयल फ्रॉम वाटर। इसमें भी हम सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। हमें ऑयल और वाटर को सेपरेट करना है तो हम एक सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे जो कि डिफरेंट डेंसिटी की लिक्विड्स को अलाउ करता है डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट लेयर्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑयल यहाँ पर है एंड वाटर ये रहा। फनल यहाँ पर लगाया हुआ है जिसकी वजह से जो वाटर है वो नीचे कलेक्ट हो रहा है एंड ऑयल ऊपर ही रह जा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है टी लीफ फ्रॉम टी। अगर हमें चाय में से चाय पत्ती अलग करनी है तो हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर यानी छलनी या फिर एक फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड टी होती है वो उसके अंदर से पास हो जाती है, और जो सॉलिड होती है जैसे कि टी लीव्स है इस केस में, तो वो ऊपर ही रह जाती है।
आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, अगर हमें सैंड में से आयरन की पिन्स को अलग करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा कि हम जानते हैं आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो उससे चिपक जाता है। अगर हम सैंड में आयरन नेल्स को डाल दें और मैग्नेट पास मिलाएं तो फिर वो आयरन की नेल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर उससे चिपक जाएंगी, जिसकी वजह से सैंड और आयरन की पिन सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हस्क का मतलब होता है जो अनवांटेड पार्ट होता है व्हीट के अंदर, उसे हम हस्क कहते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विनोइंग। विनोइंग एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टेक्निक है जो कि लाइट पार्टिकल्स जैसे ही हस्क को हैवी पार्टिकल से अलग करने का काम करते हैं, जैसे कि ग्रेन्स। तो यहाँ जैसे ही हवा चलेगी तो जो लाइट पार्टिकल है यानी जो हस्क है, इसका कचरा है, वो उड़ जाएगा और जो हैवी है वो नीचे ग्रेविटी की वजह से गिर जाएंगे। तो यहाँ पर वो दोनों चीजें सेपरेट हो रही हैं। देन है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। यहाँ पर अगर हमारे पास वाटर है, उसके अंदर मिट्टी डली हुई है, उन्हें अगर हमें सेपरेट करना है तो हम पहले सेडिमेंटेशन करेंगे एंड देन फिर डिकेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हैवी पार्टिकल्स लिक्विड के सेटल हो जाते हैं इन द बॉटम ऑफ अ कंटेनर ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड डिकेंटेशन होता है जब हम एक क्लियर अपर लिक्विड लेयर को किसी भी मिक्सचर से हैवियर सॉलिड या सेडिमेंट को छोड़कर दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, तब हम उसे डिकेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास है केरोसिन और हमारे पास है पेट्रोल, दोनों ही लिक्विड है। हमें सेपरेट करना है दोनों को। हमें गिवन है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का गैप है उनके दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमें इन्हें अलग करने का तरीका देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इसके यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिक्सिबल विथ ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पर जो केरोसिन है और पेट्रोल है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, तब भी हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन मेथड। अभी आपको कैसे करना है, ये रहे स्टेप्स। टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है एंड उसके अंदर हमें अपना मिक्सचर डाल देना है जो कि है केरोसिन और पेट्रोल का। हमें इसमें एक थर्मामीटर फिट कर देना है। तो ये रहा एक थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर मेजर करेगा। अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर। जैसे कि फिगर में बना हुआ है सेटअप, वैसा आपको अरेंज करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली। अब जो मिक्सचर हमने बनाया था केरोसिन और पेट्रोल का, अब हमें उसे हीट करना है। हीट की वजह से जो पेट्रोल है उसके जो पार्टिकल हैं वो वेपराइज हो जाएंगे क्योंकि उसका कम बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर गिवन है कि केरोसिन और पेट्रोल के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल है वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एक कंडेंसर लगाया हुआ है जो कि जो उसके गैस के पार्टिकल्स हैं उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए थे वो नीचे कंडेंस होके एक कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं जो कि पेट्रोल के हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल आ गया एंड यहाँ पर केरोसिन आ गया, तो ये दोनों आपस में से सेपरेट हो गए। थर्ड क्वेश्चन है प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below। तो प्रज्ञा ने solubility टेस्ट किया ऑफ 3 different substances at different temperatures और यहाँ पर उसका डाटा नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि केल्विन में टेम्परेचर है और यहाँ पर 313 है। अब हमें पोटेशियम नाइट्रेट को ढूंढना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा एंड पोटेशियम नाइट्रेट 313 डिग्री केल्विन में ये रहा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एट 313 केल्विन 62 grams of potassium nitrate dissolved in 100 grams of water said to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water। यानी हमने 100 ग्राम के वाटर में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व किया टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम 50 ग्राम्स ऑफ वाटर लें तो हमें कितनी पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होगी? तो यहाँ पर हमने 100 को 2 से डिवाइड करें, हमें 50 मिलता है। तो इसीलिए हम जो पोटेशियम नाइट्रेट की वैल्यू है उसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 62 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 31 ग्राम। तो यहाँ पर 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और वो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर 353 केल्विन था और उस जो सॉल्यूशन है उसे कूल या ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे वो छोड़ देती है। तो जब ये सॉल्यूशन कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो क्या वो चेंजेस ऑब्जर्व करेगी, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो सम सॉल्यूबल पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट, कुछ सॉल्यूबल पोटेशियम क्लोराइड वो सेपरेट हो जाएंगे टू फॉर्म क्रिस्टल्स एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगा बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड की, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। यहाँ पर जो भी चीजें दी हुई है वो सब सॉल्ट है। व्हाट सॉल्ट हैव द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। हमें 293 केल्विन, ये इस टेम्परेचर के अंदर सभी सॉल्ट्स की हमें बतानी है सॉल्युबिलिटी। तो ये सब सॉल्युबिलिटी ही की वैल्यू है, तो हमें इन्हें लिख देना है। तो सबसे पहले ये रहे आंसर्स। द एबिलिटी, सबसे पहले हमें जानना है सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी एक एबिलिटी होती है सब्सटेंस की, स्पेसिफिकली सोल्यूट की, कितना एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है टू फॉर्म अ सोल्यूशन। तो सबसे पहला सॉल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। 293 केल्विन में उसमें 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 293 केल्विन पर 32 ग्राम्स है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड 293 केल्विन पर 36 ग्राम है। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 293 केल्विन इज 35 ग्राम्स और अमोनियम क्लोराइड की 37 है, और इन सब में हाईएस्ट भी अमोनियम क्लोराइड की है। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है अमोनियम क्लोराइड की वो इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी है, जो कि है 37 ग्राम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। अब कोई भी सॉल्ट अगर हम लें तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर जब चेंज होगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका आंसर होगा कि सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट की इंक्रीज होगी जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिवन एग्जांपल्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है जब उस सॉल्वेंट में और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी उनके जो पार्टिकल्स होती है उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर है, सॉल्ट है, वाटर है, नाइट्रोजन है, ये सभी प्योर सब्सटेंस हैं। नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, इसके साइज की जो पार्टिकल होता है सोल्यूट की वो इतने छोटे होते हैं कि हम इंडिविजुअली उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटेड दिखते हैं हमें यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल नहीं होते हैं जब उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है। दिस मीन्स जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है और इसे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है। जो कोलॉइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अब अगर आप इनमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा मिल्क का, बटर का, फोम का, फॉग, स्मोक और क्लाउड्स का, ये सभी कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है। फोर्थ है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं इन बल्क ऑफ द मीडियम। ये जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, यानी लाइट स्कैटर होती है उनके पार्टिकल्स में। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो जब मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है तो वो नीचे सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सिर्फ हम फिल्ट्रेशन से ही अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर एंड वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है एंड हेट्रोजीनियस की नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी उसकी हर जगह पे हमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट वैसे के वैसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है वुड।
वुड एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, उसके कुछ मिनरल्स वगैरह किसी दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे उसके पार्ट्स में, तो इसीलिए हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉइल एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, विनेगर एक होमोजीनियस मिक्सचर है और फिल्टर्ड टी भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये रहे इसके आंसर्स, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। अगर हमें कलरलेस लिक्विड दे दी जाए और हमें ये कंफर्म करना है कि वो प्योर वाटर है या नहीं, तो हम इसे किस तरीके से कंफर्म करेंगे। तो इसका आंसर है कि अगर हमें कोई कलरलेस लिक्विड को वाटर बताना है तो हमें उसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होंगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो प्योर वाटर ही है। ऑल्टरनेटिवली अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम एवेपोरेशन के तरीके से भी कर सकते हैं। यानी जो हमें कलरलेस सोल्यूशन मिला है उसे अगर हम हीट दें तो उसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए नीचे। अगर कुछ बचता है तो वो प्योर वाटर नहीं है, और अगर कुछ नहीं बचता है तो वो प्योर वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, उसे फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता है और उन्हें सिंपलर फॉर्म में भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हमें इन्हें क्लासिफाई भी करना है। तो सबसे पहला है आइस। तो आइस एक प्योर सब्सटेंस होती है और मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आयरन, आयरन एक एलिमेंट है और एलिमेंट प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक नहीं, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी प्योर सब्सटेंस है। मर्क्यूरी प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वुड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और एयर होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। हमें सॉल्यूशंस बताने हैं, इनमें कौन से हैं जो नीचे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सॉइल एक मिक्सचर है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए हम लिख देंगे इसमें क्लैरिफाई करके कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं है। सी वाटर, सी वाटर में काफी सारे सॉल्ट्स होते हैं, वाटर एक सॉल्वेंट की तरह होता है, तो एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। देन एयर, एयर भी एक सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें भी 80% नाइट्रोजन के अंदर बाकी सारी एयर्स डिस्पर्स हुई है, इसीलिए हम इसे सॉल्यूशन कहेंगे। फोर्थ है कोल, कोल एक होमोजीनियस मिक्सचर है और सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है। अब हमें बताना है कि जो फॉलोइंग सब्सटेंसेस है इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। सॉल्ट सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, इसीलिए वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगी। मिल्क, मिल्क एक कोलॉइड है, इसीलिए वो शो करेगा टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये एक सॉल्यूशन है, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। देन स्टार सॉल्यूशन ये भी एक कोलॉइड है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्हें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्लासिफाई करना है। सोडियम एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलिमेंट। एंड देन शुगर, सॉइल, एंड देन है सॉइल। तो सॉइल हमारी एक मिक्सचर होती है, तो हम यहाँ पे मिक्सचर लिख देंगे। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हमारा एक मिक्सचर होता है जिसमें काफी सारे ग्लूकोज और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक मिक्सचर हो जाएगा। सिल्वर एक एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे एलिमेंट। और देन है कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कंपाउंड है। टिन एक एलिमेंट है अगेन, तो हम यहाँ लिख देंगे एलिमेंट। एंड देन सिलिकॉन ये भी एक एलिमेंट है, तो ये हम लिख देंगे एलिमेंट। कोल एक मिक्सचर है जिसमें काफी सारे कार्बन ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। देन एयर, एयर में काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये भी एक मिक्सचर है। एंड देन सोप, सोप एक तरीके का मिक्सचर है जिसमें काफी सारे बेसेस ऐड किए जाते हैं। मिथेन, मिथेन एक तरह का कंपाउंड है, तो हम यहाँ लिख देंगे कंपाउंड। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, तो यहाँ हम लिख देंगे कंपाउंड। एंड देन ब्लड, ब्लड एक तरीके का मिक्सचर है क्योंकि इसमें काफी सारे प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड मेनी अदर थिंग्स इसमें काफी मिली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीजें केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ प्लांट, केमिकल चेंजेस को पता लगाने का तरीका है कि कोई नई सब्सटेंस बन रही है या नहीं। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और इसे हम रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। आयरन पर रस्ट लगना यानी नई सब्सटेंस फॉर्म हो रही है, तो ये भी एक केमिकल चेंज होगा। अगर हम आयरन फिलिंग्स को सैंड के साथ मिला दें तो वो एक फिजिकल चेंज होगा क्योंकि कोई नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, उन्हें बस फिजिकली मिक्स किया गया है। मैंने है कुकिंग ऑफ फूड, अगर हम खाना बनाते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज
चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नई सब्सटेंस भी बनती है और इसे दोबारा रिवर्स भी नहीं किया जा सकता है। फ्रीजिंग वाटर, पहले वाटर H2 ही था और जमने के बाद भी, फ्रीज होने के बाद भी वो H2O ही है, तो इसीलिए फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल भी है और केमिकल भी है। इसके अंदर जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है वो फिजिकल होता है, और कंबशन ऑफ फ्लेम होती है वो केमिकल चेंज होती है। तो इसी के साथ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ एडोकार्ड की नई लेटेस्ट 2026 के नए सिलेबस पर बेस्ड CBSE की क्वेश्चन बैंक, ये जो कि मोस्ट रिकमेंड NCERT बेस्ड रेफरेंस है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।